नमस्कार। आपका इस लेक्चर में स्वागत है। मेरा नाम कुमार पद्मनाभ है और पेशे से मैं कंप्यूटर वैज्ञानिक हूँ। पिछले 18 वर्षों से मैं कंप्यूटर विज्ञान के कुछ अहम हिस्से पे शोध कर रहा हूँ और यही मेरा रोजी रोटी है। फ़िलहाल मैं ब्रिटिश टेलीकॉम के एक रिसर्च लैब में सीनियर रिसर्चर के तौर पर काम कर रहा हूँ और फ़िलहाल मेरा काम ये है कि इंडस्ट्रीज़ के बड़े बड़े मशीनों में कब खराबी आएगी इसका पता लगाना, और इसको करने के लिए मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेंसर के डाटा का प्रयोग करता हूँ और इसी तरह के कामों से मेरी रोजी रोटी चलती है। फिबोनाची नंबर को मैंने अपने 18 साल के रिसर्च कैरियर में बहुत ही गहराई से जाना है। इनफैक्ट अपने शोध में फिबोनाची नंबर का मैंने बहुत प्रयोग किया है। यह बहुत ही रोचक संख्या है जो किसी को भी प्रभावित कर सकता है। एक तरफ से विद्यार्थी को बहुत अच्छा लगेगा, दूसरी तरफ से बड़े बड़े वैज्ञानिक और अर्थशास्त्री और गणितज्ञ को भी यह अपनी विभिन्न गुणों के कारण क्षुब्ध कर सकता है। और आप इस लेक्चर में देखेंगे कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ और कैसे होता है। सामान्यतः यह लेक्चर इस तरह का यह विषय स्कूल के पाठ्यक्रम में नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर एक लेक्चर बनाऊं और युवा वर्ग को गणित के इस अद्भुत विषय के बारे में जानकारी दूं। और जैसा कि आप देख रहे हैं यह हिंदी में है। भविष्य में यदि उत्साहवर्धन होता रहेगा तो हिंदी में ही मैं अन्य विषयों पर लेक्चर बनाऊंगा और ऐसे विषय जो कि पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है लेकिन बहुत ही रोचक है, जिसको कि मैंने अपने शोध के क्रम में जाना, समझा और देखा है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। विषय है फिबोनाची संख्या का संसार। तो आज के लेक्चर में मैं इन विषयों को इंक्लूड करूँगा। पहले मैं इसका कुछ बैकग्राउंड बताऊँगा, कुछ प्रश्न मैं पूछूँगा जिससे कि इस संख्या के बारे में रुचि बढ़े। उसके बाद मैं बिल्कुल इसका फॉर्मल डेफिनेशन, औपचारिक परिभाषा में बताऊंगा। फिर मैं बताऊंगा कि फिबोनाची नंबर हमारी प्रकृति में कब और कहाँ किस रूप में पाए जाते हैं। फिर बताऊंगा कि फिबोनाची नंबर को लेकर के एक नया संख्या जो डेराइव किया गया है, जिसका नाम गोल्डन नंबर है, वो गोल्डन नंबर क्या है और गोल्डन नंबर कैसे आया, उसका जो गणित के रूप में, जो मैथमेटिक्स के रूप में जो उसकी गुण और कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है। फिर मैं गोल्डन नंबर का कुछ उदाहरण बताऊंगा, प्रकृति में उदाहरण बताऊंगा। फिर हम आगे जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि गोल्डन स्पाइरल क्या होता है, जो गोल्डन नंबर को प्रयोग करके बनाया गया है। हमारी प्रकृति में और हमारे दैनिक जीवन में ये गोल्डन स्पाइरल कहाँ आता है। उसके बाद मैं कुछ अन्य विषयों को टच करूँगा कि शोध में गोल्डन नंबर, फिबोनाची नंबर कब और कहाँ, कैसे, किस रूप में प्रयोग होता है। तो चलिए देखते हैं। एक बात मैं बताता चलूँ कि मेरा
जो घर है, जो नेटिव प्लेस है, वो नॉर्थ बिहार या मिथिला रीजन में आता है और जो कि नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। मेरे नेटिव प्लेस से नेपाल का बॉर्डर सड़क माध्यम से मात्र 15 किलोमीटर होगा और यदि सीधे जाएंगे तो वो और भी कम होगा। तो इसीलिए नेपाल में हो रहे विभिन्न गतिविधियों को हम लोग बहुत ही नज़दीक से देखते हैं। एक बात मैं बचपन से उसको नोटिस करता आया हूँ कि जब मैं बचपन में था, बिल्कुल बचपन 7-8 साल का था, 80 के पूर्वार्ध की बात आप कर लीजिए, तब मैं देखता था हमारे कुछ रिलेटिव नेपाल में हैं, वो आते थे तो और डिस्कस करते थे कि एक भारतीय रुपया कितना होता है। एक भारतीय रुपया होता है 1 रुपया 62 पैसा नेपाली करेंसी में, और उसी तरीके से एक नेपाली रुपया भारतीय करेंसी में होता है 62 पैसा। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात देखने को मिली, बहुत ही अद्भुत बात देखने को मिली कि ये जो 62 है, ये जो 62 है, ये दोनों में उपलब्ध है। दुनिया की करेंसी इधर से उधर होती है, लेकिन भारत और नेपाल के संबंध में ये 62 के आसपास ये करेंसी रहती है। तो आपको याद नहीं करना है कि नेपाल का करेंसी कितना है। जैसे जब हम देखेंगे कि 1980 के दशक में एक अमेरिकन डॉलर 15 रुपया के बराबर होता था, 15 रुपया भारतीय करेंसी में, लेकिन दुनिया का डायनामिक्स बदला और अभी आपका 73-74 रुपया के आसपास होता है। एक ज़माने में बांग्लादेश का भी करेंसी बिल्कुल 1 भारतीय रुपया = 60 पैसा होता था, और एक भारतीय रुपया आपको 1 रुपया 60 पैसा बंगाली टका होता था। लेकिन अभी यह क्रम मतलब बदल गया है, और अभी जो बांग्लादेशी टाका है उसकी कीमत ज़्यादा हो गई है। लेकिन एक बात अद्भुत है कि भारत और नेपाल का करेंसी लगभग इसी अनुपात, ये जो 1 रुपया 62 पैसा है, इसको बरकरार रखा हुआ है। ये 62 पैसा और या 0.62 क्यों महत्वपूर्ण है, इसको हम देखेंगे इस लेक्चर में। थोड़ी देर के लिए इस प्रश्न को हम लोग पार्क करके रख देते हैं, और फिलहाल इस स्लाइड में जो आप कुछ फूल और उसमें लगी पंखुड़ियाँ देख रहे हैं उसको देखिए। तो पहले फूल में 1 पंखुड़ियाँ है, दूसरे फूल में 2 पंखुड़ियाँ है, तीसरे में 3 है, चौथे में 5 है, 5वें में 8 है, यहाँ पे छुप रहा होगा, और जो उसके आगे है 13 है, और इसके आगे आप देखेंगे कि 21 होता है। तो ये संख्या क्यों महत्वपूर्ण है? 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21। आप देखेंगे बीच में कुछ संख्या गायब है, जैसे 4 संख्या नहीं है। आप 4 पंखुड़ियों वाला फूल आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह से 6 पंखुड़ियों वाला फूल नहीं मिलेगा, 7 पंखुड़ियों वाला फूल नहीं मिलेगा, फिर 8 वाला मिल जाएगा, फिर 9 वाला नहीं मिलेगा, 10 वाला नहीं मिलेगा, 11 नहीं मिलेगा, 12 नहीं मिलेगा, फिर 13 मिलेगा, और 13 के बाद सीधे 21। बीच में आपको 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 आपको इस तरह से कुछ भी नहीं मिलेगी। तो ये प्रकृति का क्या नियम है? प्रकृति ने जो अपने फूलों में ये जो कैरेक्टरिस्टिक लाया है, ये किस कारणों से लाया है? यह एक बहुत ही रोचक विषय है, और इस तरह के बहुत सारी चीज़ आप प्रकृति में आप अनुभव करेंगे कि ये इन्हीं संख्याओं के आधार पे होता है। तो इससे पहले कि हम फिबोनाची नंबर का औपचारिक परिभाषा दें, आपको उसका गणितीय उसका गुण बताएं, पहले जानते हैं कुछ जो नंबर सिस्टम है, हमारा जो संख्या पद्धति है
उसका विकास कैसे हुआ, और जो रिलेवेंट विषय है, विकास की तो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन इसमें देखिए जो कि हमको फिबोनाची नंबर को समझने के लिए जो आसानी है। तो आप देखेंगे कि प्राचीन समय में जो संख्या है उसको सिंबल या प्रतीक के रूप में दिखाया जाता था। रोमन संख्या जो कि प्रचलित है, जो एकेडमी में, स्कूलों में पढ़ाया जाता है, उसमें देखेंगे कि हर एक नंबर के लिए एक सिंबल होता था। इस पूरे सिस्टम, पूरी दुनिया इसी चीज़ को फॉलो करती थी तब तक जब तक आर्यभट्ट या भारतीय गणितज्ञों ने इस परिदृश्य को बदल नहीं दिया। जब शून्य का आविष्कार हुआ और संख्याओं के स्थानीय मान या उसका जो प्लेस वैल्यू है उसका विकास नहीं हुआ। तो शून्य को आप सब लोग जानते हैं, और प्लेस वैल्यू आपका होता है जैसे 21 में 2 का वैल्यू 20 के बराबर का है, लेकिन यदि 2 से 81 की बात करेंगे तो वहाँ पे 2 की वैल्यू 200 के बराबर है, और 12 में 2 की वैल्यू वो केवल 2 है। तो 2 को कहाँ पे रखते हैं संख्या लिखते समय, यह बताता है कि उसकी कितनी ज़्यादा वैल्यू होगी। तो ये एक तरीका विकसित किया गया भारतीय गणितज्ञों के द्वारा, और उसके साथ ही जीरो बनाया गया, जो पूरे परिदृश्य को, पूरे गणित को बदल दिया है। और मुझको इस बात का उदाहरण नहीं देना पड़ेगा कि ये जीरो का क्या महत्व है। आप सब लोग जानते हैं कि जीरो का क्या महत्व है, लेकिन एक समय था जब तत्कालीन गणितज्ञों ने जीरो का विरोध किया था। बोला कि ऐसा कौन सा चीज़ हो सकता है कि जिसका कोई वैल्यू ही नहीं हो। लेकिन फिर उसको बाद में सबों ने उसको जाना, समझा और उसको फिर प्रयोग करना शुरू किया। ठीक उसी तरह से जब नेगेटिव नंबर की बात आई तो बहुत सारे गणितज्ञों ने बोला नेगेटिव नंबर नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं है। भाई संख्या होगा तो शून्य या उसके आगे होगा, पीछे में कैसे होगा, और उसका क्या प्रयोग है, हम नेगेटिव नंबर को क्यों प्रयोग में लाएं। फिर लोगों ने देखा कि अकाउंट और इस तरह की चीज़ों में इसका बहुत बड़ा योगदान है। फिर निगेटिव नंबर के बाद एक और भी बहुत ही अद्भुत संख्या आया जिसको कि इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या हो सकती है? आप सभी लोग जानते हैं कि जो किसी चीज़ का भी स्क्वायर रूट यदि निकालें, स्क्वायर रूट मतलब यदि वर्गमूल निकालें, तो उस संख्या को वर्गमूल निकालने के लिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। आप 1 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, 0 का निकाल सकते हैं, 3, 4, 5 सब कुछ निकाल सकते हैं, लेकिन जो 0 से कम हो, जो नेगेटिव नंबर है, उसका वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन फिर गणितज्ञों ने देखा कि जो 0 से कम नंबर है उसका वर्गमूल का बहुत ही महत्व हो सकता है, और लेकिन बाकी गणितज्ञों ने उसको फिर स्वीकार करने से मना कर दिया। वो आज तक भी उस संख्या को काल्पनिक संख्या ही कहा जाता है। लेकिन काल्पनिक संख्या का कितना महत्व है ये इस बात से पता चलता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान है, गैजेट आप देखते हैं, आपका लैपटॉप, आपका फ़ोन, आपका घड़ी, आपका सैटेलाइट, इसमें से किसी भी चीज़ का डिजाइन बिना इस काल्पनिक संख्या के प्रयोग के नहीं हो सकता है। काल्पनिक संख्या और रियल नंबर दोनों को मिलाकर के कम्प्लेक्स नंबर बनता है, और उस कम्प्लेक्स नंबर को इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन में बहुत ही उसका महत्व है। तो अब इससे पता चलता है कि संख्याओं का जैसे जैसे विकास हुआ, गणितज्ञों का एक धारा उसको नकारता चला गया, लेकिन चूंकि उसमें उसका बहुत महत्व था इसलिए समय के साथ लोग उसको स्वीकार करते चले गए। फिबोनाची नंबर एक बहुत ही अद्भुत नंबर है, अद्भुत संख्या है। इसका प्रयोग चूंकि ये इस क्रम में नहीं आता है इसलिए पाठ्यक्रम में इसको नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन
ये एक जादुई संख्या है, लोग इसको जादू की तरह प्रयोग करते हैं और बिल्कुल ही स्पेसिफिक यूज केस में और बिल्कुल ही कुछ ऐसे जगह पे इसका प्रयोग करते हैं जहाँ पे कि बाकी कोई भी नंबर या कोई भी सिस्टम वहाँ पे काम नहीं कर सकता है। तो चलिए पहले जानते हैं, इसका औपचारिक परिभाषा जानते हैं कि फिबोनाची नंबर होता क्या है। इसका औपचारिक जो परिभाषा है उसको एक पोस्टुलेट मीन्स अभिगृहित और एक प्रमेय मीन्स थ्योरम, दोनों के कॉम्बिनेशन से दिया जाता है। आपको पता है कि अभिगृहित ऐसा कथन होता है जिसको कि कभी प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो थ्योरम होता है उसको प्रूफ किया जा सकता है। तो फिबोनाची नंबर के संबंध में जो अभिगृहित है, जो पोस्टुलेट है, वो ये है कि 0 और 1, 0 और 1 जो है वो फिबोनाची नंबर का पहला 2 संख्या है, फिबोनाची सीक्वेंस का पहला 2 संख्या है। उसके बाद प्रमेय ये बोलता है कि इसके आगे की संख्या फिबोनाची नंबर पिछले 2 संख्याओं के जोड़ से बनता है। मान लीजिए आपको nth फिबोनाची नंबर निकालना है तो उससे जस्ट एक पहले वाला, सॉरी यहाँ पे n-1 होना चाहिए, और उससे पहले वाला n-2, इस दोनों का जोड़ से इसको निकाला जाता है। चलिए उदाहरण देखते हैं। जैसे 0 और 1 तो इस पोस्टुलेट से आ गया, ये पहला 2 फिबोनाची नंबर है। उसके आगे का नंबर कैसे आएगा, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 1 आ गया। उसके आगे का नंबर कैसे आएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 2 आ गया। उसके आगे का नंबर कैसे आएगा, इन दोनों को जोड़िए तो ये आ गया। उसके आगे का नंबर 3 और 5 जोड़ दीजिए तो 8 आ गया। ये 55 कैसे आएगा, या 21 और 34 को जोड़ दीजिए तो 55 आ जाएगा। इसी तरह से इस दोनों को जोड़ दीजिए तो ऐसे आ जाएगा। तो ये एक सीक्वेंस बन जाता है और इसी सीक्वेंस को फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं और इसके किसी भी एक नंबर को फिबोनाची नंबर कहते हैं। देखने में तो ये किसी सामान्य, आप बहुत सारे बैंक परीक्षा में आता है कि सीरीज पूछा जाता है कि ये एक संख्या का क्रम है, अगला क्रम बताइए। तो ये बहुत ही साधारण सा ये क्रम लगता है, लेकिन आप आगे के इस लेक्चर में आप देखेंगे कि इसका बहुत ही महत्व है। प्रकृति इसके बिना नहीं चल सकती है और गणित का एक यह बहुत ही अहम हिस्सा है। इसका पहला उदाहरण है, विश्व में जितने भी फूल है प्रकृति ने बनाए हैं, फूलों की जो पंखुड़ियाँ होती है वो हमेशा फिबोनाची नंबर में होती है। जैसे आप देख सकते हैं, ये पीस लिली या कुछ और बोलते हैं, इस फूल, ये इंडोर फूल है, मेरे घर में है, मैं इसका नाम भूल रहा हूँ, बहुत ही विदेशी फूल है यह, इसमें एक ही पंखुड़ी है। यह कुछ अपराजिता का फूल है, इसमें इसमें पंखुड़ियाँ हैं, ये 3 पंखुड़ियाँ हैं, ये 5 पंखुड़ियाँ हैं, ये 8 पंखुड़ियाँ हैं, ये 13 है, 21 है। और देखेंगे कि सूरजमुखी के पौधे में आपको अगला 34 पंखुड़ियों वाला फूल मिलेगा। उसके बाद 55 पंखुड़ियों वाला फूल मिलेगा। हमेशा जो फूल रहेगा वो फिबोनाची नंबर के आधार पे ही होता है। आपको प्रकृति में कुछ ऐसे उदाहरण मिल जाएगा जिसमें कि मान लीजिए 6 पंखुड़ियाँ हैं, लेकिन वो अस्वस्थ पौधा होगा या किसी ने उसका एक पंखुड़ी तोड़ दिया होगा, उसका डिजाइन सही से नहीं होगा, जैसे किसी फूल में बीमारी हो गई हो या कुछ ऐसा हो गया हो। यदि आपका पौधा स्वस्थ है, फूल स्वस्थ है, तो वह हमेशा फिबोनाची नंबर के सीक्वेंस को फॉलो करेगा। ये तो हुआ फूलों वाली बात। अभी अब देखते हैं, किसी भी पेड़ की शाखा को आप जब देखेंगे, पेड़ पौधा जैसे पनपना शुरू होता है, पहला उसमें 1 होता है, फिर 2 होता है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे देखेंगे उनकी जो शाखाएं हैं, उनकी शाखाओं की कुल संख्या वो एक फिबोनाची नंबर को फॉलो करता है।
ये हमेशा फिबोनाची नंबर को फॉलो करता है। और जो आपका जो पत्ते होते हैं एक डाल में, वो भी फिबोनाची नंबर को फॉलो करता है। देखिए यहाँ पर अपवाद है, मैं बताऊंगा। ऐसा पौधा जो कि जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है, या किसी कारण से बीमारी, कीड़ा वगैरह लग गया हो, या आपको उचित पानी या खाद इत्यादि यदि उसको नहीं मिल रहा है, तो उसमें कुछ समस्याएं आएंगी उनके पत्तों में, उसकी शाखाओं में। नहीं तो यह पूर्णतया फिबोनाची नंबर को फॉलो करता है। इसके बाद आप देखेंगे, एक इंग्लैंड में वैज्ञानिकों ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था। एक जोड़े खरगोश को ला करके उसके ऊपर में एक्सपेरिमेंट किया गया। तो खरगोश के जोड़े कुछ समय को साथ में रखा गया। दोनों का मेटिंग हुआ, और उसके बाद खरगोशों ने एक जोड़े दूसरे खरगोशों को जन्म दिया। फिर दोनों जोड़ा कुछ समय के बाद जन्म दिया, और इस तरीके से खरगोश का जो जनसंख्या है उसको बढ़ने दिया गया है। इसमें देखा गया कि जो खरगोश है, इसमें किसी तरीके की बीमारी नहीं हो, बीमारी हो तो उसका इलाज हो जाए, ताकि अप्राकृतिक रूप से खरगोश की जनसंख्या पे कोई प्रभाव नहीं हो। और कई सालों तक यदि इसका एक्सपेरिमेंट किया गया, और पाया गया कि किसी एक नियत समय पे जो खरगोश की कुल जनसंख्या है वह हमेशा से फिबोनाची नंबर को फॉलो करता है। आप प्रकृति में विभिन्न जगहों पे आप देख सकते हैं, किसी पौधे में आपको मैंने बताया उसमें कितने पत्ते होंगे। बहुत बड़ा पेड़ होगा तो पत्ते आप नहीं गिन सकते, कि बट छोटे पेड़ में किसी स्वस्थ पौधा को आप देख लीजिए, उसमें पत्तों की संख्या हमेशा फिबोनाची नंबर होगा। उसमें जो पुनगी आती है जिससे जो नया कल्प आता है, और वो भी हमेशा से उसकी जो संख्या होती है वो हमेशा से फिबोनाची नंबर को फॉलो करता है। तो प्रकृति में बहुत जगह आपको देखने को ये मिल सकती है। हमारे हाथों में देख लीजिए, हाथों की अंगुलियां देख लीजिए। हमारे हाथों में 5 अंगुली है, और पैरों में 5 अंगुली है। आपको बहुत सारे ऐसे जानवर मिलेंगे जिसमें 1 नाखून है, 2 नाखून है, 3 है। आपको 4 नाखून वाला शायद ही कोई मिले, और 5 मिलेगा, और इसी का 8 वाला आपको मिलेगा। तो वो भी फिबोनाची नंबर को फॉलो करता है। इसके आगे हम देखते हैं, ये तो हो गया अभी तक जो मैंने बताया वो फिबोनाची नंबर हो गया। अब उसका देखते हैं कि उसका क्या क्या डेरिवेशन हो सकता है। तो फिबोनाची नंबर जैसे मैंने बताया, इसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि किसी भी एक nth नंबर जो होगा वो पिछले 2 संख्याओं के जोड़ जैसा होगा। अब मान लीजिए जब इस n की वैल्यू अनंत हो जाए, बिल्कुल अंत में होते बिल्कुल अंत समय में, तो उस अनंत स्थिति में जो fn और fn-1 का जो अनुपात होगा वह एक विशिष्ट नंबर होता है। वो विशिष्ट नंबर होता है 1.618003। इस संख्याओं को गोल्डन नंबर बोलते हैं। इसका जो औपचारिक परिभाषा है, जो लिमिट और कंटिन्यूटी पढ़े हैं, वो ये है fn डिवाइडेड बाय fn-1 when n is tending to infinity। तो और इसका एक्चुअल जो मान होता है, वैल्यू होता है, वो 1.618003 होता है। ये नंबर आपको याद आया, मैं पहले स्लाइड में बताया था कि ये जो संख्या है, ये संख्या आपको भारत और नेपाल के करेंसी में है। अब मुझे नहीं मालूम, इस पे मैंने जानने की कोशिश किया
लेकिन पता नहीं क्यों मुझे नहीं पता चल पाया कि क्यों भारत और नेपाल का जो करेंसी है वो इस संख्या पे लॉक हो गया है, जबकि भारत एक समय में भारत पाकिस्तान का भी करेंसी यही था। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी जो कल्चर है भारत और नेपाल की वो एक ही है, और आप जैसा आप जानते हैं अर्थशास्त्र में आपका कल्चर, आपका रहने सहने का ढंग और इन आपकी राजनीति, इस सभी के हिसाब से आपका जो अर्थशास्त्र परिभाषित होता है और उसी के हिसाब से आपका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपके करेंसी की वैल्यू होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चूंकि हमारी संस्कृति, हमारी राजनीति और हमारी रहन सहन सब कुछ एक है इसीलिए ये एक लॉक हो गया है। ये एक ओपन प्रश्न है, मैं इस पे खोजता रहता हूँ लेकिन मुझे कुछ ठोस मिला नहीं है। बट ये अभी तय है कि भारत और नेपाल का करेंसी गोल्डन नंबर पे लॉक रहता है, मोर और लेस। कभी एक देश की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है तो इधर उधर होती है, बट कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि ये हमेशा कभी आगे गई कभी पीछे गई, बट इसी संख्या पे लगभग लॉक हो जाती है। और तो आप जब देखेंगे कि इसको इस नंबर को और किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, तो ये नंबर है आपको, ये एक इक्वेशन है 5² = 5 + 1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो उसका जो ऊपर वाला जो रूट है वो 1 + √5/2 होता है। ये एग्जैक्टली आपका गोल्डन नंबर के बराबर होता है। तो ये तो गोल्डन नंबर है। एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि जब अनंत गोल्डन सीरीज आप फिबोनाची सीरीज ले लीजिए और अंत में बिल्कुल अनंत स्थिति में जो दो लगातार फिबोनाची नंबर है उसका जो अनुपात है उस अनुपात को गोल्डन नंबर बोलते हैं और उसका वैल्यू आपका 1.618003 के बराबर होता है। तो आप आगे देखते हैं कि इस गोल्डन नंबर का जो कि आपका फिबोनाची नंबर का डेरिवेशन है, इसका क्या महत्व है। सबसे पहले देखिए ये प्रकृति में कैसे पाया जाता है। ये आप कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो मेरे ख्याल से 1000 से ज़्यादा साल पुराना है। आप इसको देखेंगे कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसका ऊंचाई और इसका जो चौड़ाई है दोनों का रेशियो गोल्डन नंबर है। दूसरा आपका ये यूएनओ का ये हेडक्वार्टर है। इसको आप देखेंगे कि इसको 3 रेक्टेंगल में डिवाइड किया जा सकता है और तीनों रेक्टेंगल का जो इसका जो भुजा है, जो साइड है, दोनों का अनुपात हमेशा से गोल्डन नंबर में होता है। आप कभी अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के साइज पे गौर किए हैं? पूरी दुनिया में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का एक ही साइज होता है। ऐसा क्यों होता है उसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है, लेकिन फिलहाल इस लेक्चर के संदर्भ में देखिए तो दोनों का जो जो क्रेडिट कार्ड का जो लंबाई और चौड़ाई है दोनों का अनुपात आपका वो गोल्डन नंबर होता है। ये आपका एफिल टावर है। ये एफिल टावर है और इस एफिल टावर में आप देखेंगे कि जो इसका दूसरे माला है, दूसरे माला से ऊपर की और उसके नीचे इसकी जो दोनों का अनुपात है वो भी गोल्डन नंबर है। ये आपको टीवी टावर है। ये टीवी टावर में आप देखेंगे कि ये जो ऑफिस बनाया जाता है जहाँ पे उसके इक्विपमेंट होते हैं, वो इक्विपमेंट चूँकि टीवी टावर इसलिए बनाया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करे और एंटीना, छोटे से एंटीना लगा करके आपको टीवी मिले। सैटेलाइट टीवी के ज़माने में इसका महत्व कम रहा है, बट एक ज़माना था जब इसका बहुत वैल्यू था। तो उसमें एक तो टावर होता है, टावर मीन्स एंटीना होता है, और एक इक्विपमेंट का कक्ष होता है। तो ये जो इक्विपमेंट का कक्ष है, विश्व का कोई भी आप टीवी टावर देख लीजिए, वो गोल्डन रेशियो पे आधारित होता है।
देखिए, जो हमारे मानव शरीर है उसमें गोल्डन रेशियो कहाँ कहाँ होता है, ये बात आपको बहुत चकित कर देगी। एक स्वस्थ मनुष्य का जो नाभि होता है वो उसके जो ऊंचाई है, जो लंबाई है आदमी का, उसको गोल्डन रेशियो में उसको डिवाइड करता है। ये जो नाभि है, ऊपर और नीचे का जो रेशियो होता है वो हमेशा गोल्डन रेशियो होता है। आप इसके हाथ को देख लीजिए, इसके हाथ को देख लीजिए, हमें कंधे से लेकर के उंगली तक इसको ले लीजिए, तो आपका जो केहनी है वो उसको गोल्डन रेशियो पे डिवाइड करती है। दोनों का अनुपात गोल्डन रेशियो पे है। और कंधे से उंगली के बीच में केहनी डिवाइड करती है। आप केहनी से लेकर के उंगली के टिप पे देखिए, तो जहाँ से आपका तलहत्ती शुरू होती है वो उसको गोल्डन रेशियो में डिवाइड करती है। तलहत्ती की बात ही आप मत कीजिए। यदि आप केवल तलहत्ती की बात करते हैं, तलहत्ती पे आप देखेंगे तो जहाँ से आपका ये जो मिडिल फिंगर शुरू होता है, तो यहाँ से ये और इसका आगे का रेशियो, मतलब तलहत्ती का लंबाई और उंगली की लंबाई, दोनों का जो अनुपात होता है वो गोल्डन रेशियो में होता है। यदि अभी तक आप चकित नहीं हैं तो आप देखिए, कोई सा भी उंगली उठा लीजिए, उंगली आपको 3 हिस्सों में विभाजित है। जहाँ से मूर्ति है तो उसमें जो सबसे लंबा वाला हिस्सा है वो उसके जो बीच वाला हिस्सा है, उन दोनों का जो रेशियो है वो गोल्डन रेशियो में होता है। आप फिर जो दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा है जहाँ से ये उंगली मूर्ति है, वो भी गोल्डन रेशियो में है। आप इतना ही नहीं, आप अपने नाखून पे गौर कीजिए, नाखून की लंबाई और नाखून की चौड़ाई, ये भी गोल्डन रेशियो में होता है। ये सबसे अंतिम वाले आपका जो फिगर है उसमें दिखाया गया है कि मानव के जो अंग है उसमें क्या क्या चीज़ गोल्डन रेशियो पे आधारित हो सकता है। आपका कंधा से लेकर के आपका जो कंधा और सिर, पूरा गर्दन और सिर दोनों गोल्डन रेशियो में होता है। आप यहाँ पे देखिए कि जो ह्यूमन फेस है वो गोल्डन रेशियो पे कैसे डिवाइड है। आप अपने नाक को ले लीजिए, नाक का जहाँ पे ख़त्म होता है और ख़त्म होने के बाद जो कान तक की जो दूरी है और पूरे चेहरा का जो दूरी है, दोनों के बीच में गोल्डन रेशियो का होता है। आपके चेहरे के चौड़ाई और चेहरे की लंबाई वो गोल्डन रेशियो में होता है। आपके आँख की चौड़ाई, आँख की लंबाई, मैं आँख के अंदर का चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, आँख बाहरी आँख का मैं बोल रहा हूँ, वो आपका गोल्डन रेशियो पे होता है। नाक का चौड़ाई, नाक का लंबाई गोल्डन रेशियो पे होता है। और इसमें बहुत कुछ आप इंटरनेट पे खोजेंगे कि बहुत सारा आपको उदाहरण मिल जाएगा। आपका जो दांत है, दांत की लंबाई, आपका दांत विभिन्न शेप में हो सकता है, लेकिन आपका एक स्वस्थ दांत है तो दांत की लंबाई और दांत की चौड़ाई हमेशा गोल्डन रेशियो में होता है। आपको बहुत सारे चीज़ आपको मिल जाएगा प्रकृति में जो कि गोल्डन रेशियो पे आधारित है। तो फिबोनाची नंबर का जो पहला जो डेरिवेशन हमने देखा गोल्डन रेशियो, वो देखा कि प्रकृति में हमारे आसपास में कहाँ कहाँ उसको वह पाया जाता है। अब एक स्पाइरल की बात करते हैं। स्पाइरल एक जो क्या होता है, वृत्ताकार नहीं होता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका त्रिज्या छोटा होता जाता है, बड़े त्रिज्या से शुरू हो करके, और उस चीज़ को स्पाइरल कहते हैं। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये जो है ये एक स्पाइरल है, लेकिन स्पाइरल की जो त्रिज्या होती है लगातार कम होती जाती है। लेकिन गोल्डन स्पाइरल एक विशेष स्पाइरल है। इसमें ऐसा किया जाता है कि एक आयत लिया जाता है जिसका कि जो उसकी भुजाएं हैं उसका अनुपात गोल्डन रेशियो में है। वैसे ये 13 और ये आपका जो आयत है उसका अनुपात आपका गोल्डन रेशियो में होता है। तो इसमें इसको आप 2 भाग में डिवाइड कर दीजिए। जैसे ये 13 हो गया, ये 8 हो गया, दोनों को डिवाइड कर दीजिए।
और इसमें से एक स्क्वायर, एक वर्ग निकाल लीजिए। उस वर्ग में आप इस भुजा के बराबर का एक इसको त्रिज्या मान करके एक आर्क, वृत्तखंड जिसको बोलते हैं, उसको खींच डाल दीजिए। फिर बचे हुए जो आपका रेक्टेंगल है उसमें से स्क्वायर निकाल दीजिए, तो उस पर से एक त्रिज्या खींच दीजिए, फिर एक त्रिज्या खींच दीजिए, और इस तरह से करते जाइए जब तक कि वो अंत छोटा से छोटा ना होता जाए। इसको हम गोल्डन स्पाइरल कहते हैं। गोल्डन स्पाइरल एक ऐसे स्पाइरल है जिसकी त्रिज्या गोल्डन रेशियो के हिसाब से छोटी होती जाती है। यहाँ पे एक छोटा सा GIF में दिखाया गया है कि कैसे ये गोल्डन स्पाइरल ये बनता है। तो गोल्डन स्पाइरल गोल्डन रेशियो के आधार पे जो आयत होता है उसको मिला के बनाया जाता है, जिसकी त्रिज्याएं गोल्डन रेशियो के हिसाब से छोटी होती जाती है। गोल्डन रेशियो अनंत में फिबोनाची सीरीज के जो अनंत का दो अंतिम जो संख्या है उसके अनुपात को बोलते हैं, अर्थात गोल्डन स्पाइरल भी फिबोनाची नंबर का एक डेरिवेशन है। अब ये पता लगाते हैं कि गोल्डन स्पाइरल प्रकृति में कहाँ कहाँ पाया जाता है। आप इस फूल को देखिए, सूरजमुखी का ये फूल है, ध्यान से देखिए इसके जो बीज हैं वो कैसे लगे हुए हैं। ये बीज बिल्कुल गोल्डन स्पाइरल का ये फॉर्म ले जाती है। ये इसका कंप्यूटर के आधार पे बीज कैसे लगाया जाए, और कंप्यूटर के आधार पे इसके बीज जहाँ जहाँ लगाए उसका स्थान को इस पे दिखाया गया है, जो कि विभिन्न खोजों से पता लगा गया, विभिन्न एक्सपेरिमेंट प्रयोग से पता लगाया गया कि ये एक जो ये गोल्डन स्पाइरल पे उसके बीज उसके आधारित होता है। फिर आप गुलाब का फूल देख लीजिए। जो गुलाब का फूल है वो उसमें आपका स्पाइरल गोल्डन स्पाइरल होता है। दूसरा, आप गुलाब का फूल जो होता है ना उसमें पंखुड़ियाँ दर पंखुड़ियाँ उसमें होती है, तो सबसे बाहरी पंखुड़ी ले लीजिए और उसके बाद वाला पंखुड़ी ले लीजिए, जो दोनों का जो रेशियो होगा वो गोल्डन रेशियो होगा। दोनों का अनुपात वही 1.1618 होगा। और इस तरह से किसी भी ऐसे गुलाब का फूल ले लीजिए। बट मैं जैसे बोला था अपवाद के रूप में अस्वस्थ कुछ पौधे हो सकते हैं जिसमें नहीं हो, बट आप देखेंगे तो ऐसा ही आपको मिलेगा। कुछ प्रकृति में देखते हैं कि गोल्डन स्पाइरल और कहाँ होता है। यह आपका शंख है। शंख को कभी गौर कीजिए तो उसके ऊपर में जो धारी बना होता है वो आपका गोल्डन स्पाइरल होता है। आपका जो घोंघा होता है स्नेल, उसका शेप आप देखेंगे ये वाला बिल्कुल गोल्डन स्पाइरल में होता है। जो चक्रवात होता है आप कभी नदी में या उसमें देखें कि पानी घूमते घूमते ऐसा आ जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, वो गोल्डन रेशियो पे होता है। आकाशगंगा गोल्डन रेशियो पे होता है। आप अपने अंगूठों का जो निशान होता है वो गोल्डन रेशियो पे होता है। बहुत सारे चीज़ है जो गोल्डन होता है। जब आप किसी जो लताएं होती हैं जो जिसमें सब्जियां उगती है, जैसे लौकी का ले लीजिए, खीरा का ले लीजिए या करेला ले लीजिए, तो इसका आप देखेंगे कि जो उसमें से एक सपोर्ट के लिए निकलता है जो कस के पकड़ लेता है और जिसके आधार पे ये लताएं ऊपर चढ़ती हैं। ये वाला पार्ट उसका जो शेप देखेंगे वो गोल्डन स्पाइरल के रूप में होता है। किसी भी स्वस्थ पौधे को आप देखेंगे, जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है तो वो कुछ गोल्डन स्पाइरल के शेप में उसमें पड़ा रहता है। यहाँ पे जो प्रमुख बात है ये है कि
ये गोल्डन स्पाइरल का और गोल्डन रेशियो का इतना ज़्यादा क्यों महत्व है और ये कहाँ से शुरू हुआ। तो हालांकि ये जो फिबोनाची नंबर है उसको खोज करने का श्रेय फिबोनाची खुद एक वैज्ञानिक थे उनको दिया जाता है। उनका पॉपुलर नाम लियोनार्दो दी पिसा था, जो 1170 से 1240 ईस्वी के आसपास हुए थे, इटालियन मैथमेटिशियन, उनको श्रेय जाता है। बट ये भारत में आप देखेंगे तो बहुत पहले से ये प्रयोग में था। यहाँ के ग्रंथों में इसका बहुत पहले से वर्णन है। 400 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच में एक गणितज्ञ हुए थे पिंगला, उनका कुछ सूत्र है चंद हस्त्र, उसमें इस गोल्डन रेशियो फिबोनाची नंबर और इस सब चीज़ का वर्णन देखने को मिलता है। एक जैन स्कॉलर थे इंडिया में, हेमचंद्र, उन्होंने 1088 से 1170 ईस्वी में वो रहे थे, उन्होंने उसकी खोज किया था। भरत मुनि जो बहुत ही फेमस ऋषि थे, उन्होंने 100 ईसा पूर्व इसका बहुत ही प्रयोग किया था। इंडियन मैथमेटिशियन वीराहंका जो थे, उन्होंने 6ठी शताब्दी में इसका प्रयोग किया था और वीराहंका को ही सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक औपचारिक सोर्स माना जाता है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप देखेंगे कि विश्व में कोई भी चीज़ जब सुंदर है तो उसमें सिमेट्री है। जैसे हमारे चेहरा को भी आप देख लीजिए, नाक के बाएं तरफ और नाक के दाएं तरफ बिल्कुल एक जैसा है। तभी जब आप किसी आईना में देखते हैं तो आपको कुछ उल्टा नहीं दिखाई देता, बिल्कुल हूबहू दिखाई देता है, क्योंकि नाक के दोनों तरफ सिमेट्री में है। तो जहाँ पे सिमेट्री है वहीं पे सुंदरता है। नहीं तो ध्यान दीजिए, नाक यदि ये बीच में नहीं होकर के किसी साइड में हो जाता तो आपका मुंह कितना कुरूप लगता। तो सिमेट्री ही ब्यूटी है। लेकिन एक दूसरा चीज कहा जाता है, एसिमेट्री जब गोल्डन रेशियो पे हो तभी उसमें स्ट्रेंथ है। मैंने उदाहरण दिया, वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया कि जो सूरजमुखी का फूल है वो यदि गोल्डन स्पाइरल पे नहीं हो, किसी भी दूसरी चीज़ पे लगा दिया जाए तो उसमें उतनी मजबूती नहीं है। उसमें सैकड़ों बीज होते हैं और सैकड़ों बीज होते हैं, तथापि वो स्थिर होता है, एक दूसरे को जकड़े हुए होता है, उसमें से बीज गिरता नहीं, फूल गिरता नहीं। लेकिन यदि गोल्डन स्पाइरल के जगह पे कुछ और हो जाए तो वैज्ञानिकों ने देखा कि वो गिर सकता है। हमारे जो ह्यूमन का जो फेस है, ह्यूमन के फेस में इतनी सारी चीज़ मैंने बता दिया, ह्यूमन बॉडी में बता दिया कि कहाँ कहाँ गोल्डन रेशियो होता है। नाभि हमारे पूरे बॉडी को डिवाइड करता, पूरे हाइट को डिवाइड करता है गोल्डन रेशियो में। नाभि यदि उस जगह से छोड़ के कहीं और होता तो क्या होता, इसके परिणाम बहुत ही घातक हो सकते हैं। यदि हमारे दांतों की लंबाई और चौड़ाई या हमारे अंगूठों के जिस रेशियो में वो मुड़ता है वो यदि गोल्डन रेशियो पे नहीं हो तो हमारी पकड़ उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होगी। इसी को ध्यान रखते हुए हमारे बहुत सारी ऐतिहासिक जो बिल्डिंग है उसको बनाया गया है गोल्डन रेशियो पे। आप देखेंगे कि ताजमहल में भी गोल्डन रेशियो है। तो ये एक बहुत ही पुराना नोन संख्या है जिसका कि हर जगह प्रयोग होता है, लेकिन दुर्भाग्य से यह सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाता है। मैं अब बताते चलूँ मैं शोध में इसको कैसे प्रयोग किया था। तो शोध में एक एल्गोरिथम होता है, उसको कहते हैं बाइसेक्शन सर्च। जैसे मान लीजिए आपको पता लगाना है कि एक किसी भी चीज़ का जो ऑप्टिमम पॉइंट है वो कहाँ पे है। तो उसको जानने के लिए आपको एक तरीका है कि उसको आधे में डिवाइड कर दीजिए और एक आधे में देखिए कि क्या उसमें है।
आपको ऑप्टिमम पॉइंट मिल गया तो कोई बात नहीं, तो दूसरे में खोजिए, नहीं तो दूसरे में खोजिए, और फिर दूसरे को आधे पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, एक में खोजिए, मिल गया तो मिल गया, नहीं तो फिर उसको आधा में डिवाइड कीजिए। इस तरह से आपको मिल जाएगा कि कहाँ पे कौन से पॉइंट पे है। इसको बोलते हैं बाइसेक्शन सर्च। मैंने अपने शोध में प्रयोग किया था, जिसमें कि मैं बोला कि उसको आधा आधा पे डिवाइड मत करो, उसको गोल्डन नंबर पे उसके अनुपात में डिवाइड करो, और आपका एल्गोरिथम ऐसा हो कि जो उसका जो छोटा वाला नंबर है 0.62 वाला जो संख्या है, आपको सिर्फ उसमें सॉरी एक, यदि आपका नंबर 1 और 0.62 में डिवाइडेड है तो 1 में नहीं खोजने के बजाय आपको 0.62 में खोजें। तो मैंने बताया था कि जो आप ऑप्टिमम खोजने की जो प्रक्रिया है उसको आप तुरंत पालेंगे, आपको उसको दोगुना जल्दी से पालेंगे। और ऐसा करने पर जो मैंने बताया था कि जो कम्युनिकेशन होगा उसको एक निश्चित तरीके में, जो कम्युनिकेशन में जो बातचीत का जिस तरीके से उसके पैकेट भेजा जाता है, उसका जो फ्लो का जो दर है वो यदि डिवाइड हो गोल्डन रेशियो पे तो बहुत ही जल्दी आपका ट्रांसमिशन हो जाएगा। इसमें बहुत ही कम आपको बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम उसमें एनर्जी खर्चा होगा ऐसा करने से। इस पूरी बात को बताने के लिए मुझको काफ़ी डिटेल में जाना पड़ेगा। इस पे मेरी काफ़ी शोध पत्र भी प्रकाशित हैं। यदि किसी को चाहिए तो मैं ये उपलब्ध करवा दूंगा। जो गोल्डन रेशियो पे आधारित जो ऑप्टिमम खोजने का जो मैंने एल्गोरिथम बनाया था, उस पे 2-3 मेरे शोध पत्र हैं, यदि किसी को चाहिए तो मैं उपलब्ध करवा दूंगा। तो इसके अलावा बहुत सारा ऐसा रिसर्च है जिसमें गोल्डन रेशियो, गोल्डन स्पाइरल इत्यादि पे शोध हो रहा है, दुनिया में हो ही रहा है। और जैसे कि आप अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आप देखेंगे, देखा जाता है कि स्टॉक मार्केट का जो प्राइसेज है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का, उसमें उछाल और इसका जो क्रम आप देखेंगे पूरे 2-3 साल का, देखिए कितना उछाल और कैसे इसमें आता है। तो उसमें एक निश्चित क्रम देखा गया है जो कि एक गोल्डन रेशियो में होता है। आपको जो जीडीपी जो ग्रो करती है, जीडीपी ग्रो करती है और रिसेशन जब आता है तो कितने साल के बाद अगला रिसेशन आएगा, उसका प्रक्रिया भी गोल्डन रेशियो को फॉलो करती है। इस पे बहुत ही विस्तृत लिटरेचर अवेलेबल है। मैं जस्ट यहाँ पे एक पॉइंटर दे रहा हूँ, किसी को यदि इस पे और ज़्यादा अभिरुचि हो तो उसको आप पा सकते हैं, इंटरनेट पे खोज के पा सकते हैं। किसी को चाहिए तो मुझसे संपर्क करें, मैं आपको उपलब्ध करवा दूँगा। इसके साथ ही मैं यह अपना लेक्चर यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आशा है आप सभी लोगों को यह लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। निश्चित तौर पे इसमें कुछ कमी रह गई होगी तो कृपया टिप्पणी करके या मैसेज करके, ईमेल करके मुझे सूचित करें, ताकि मैं अगले अपने वीडियो में इसको इंक्लूड कर लूँगा और इस बात का ध्यान रखूँगा कि ऐसी त्रुटि इसमें नहीं रह पाए। नमस्कार।